गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम आपको बता रहे थे शुद्ध उच्चारण के बारे में। हमारा उच्चारण कैसे शुद्ध होता है या शुद्ध उच्चारण किन कारणों से होता है, उसके क्या उपाय होते हैं। इस वीडियो में या आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं वाचन क्या है। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे वाचन। जैसा हम बताए, किसी भाषा को सीखने के लिए हमें 4 कौशलों की आवश्यकता होती है: श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। तो श्रवण कौशल जान चुके हैं आप। उसके बाद आज आपको जानना है वाचन कौशल। तो वाचन का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे कि वाचन शब्द जो है वह संस्कृत के वाक धातु से बना है। वाक धातु से, जिसका अर्थ होता है शब्द, वाणी अथवा कथन। वाक का मतलब होता है शब्द, वाणी अथवा कथन। तो किसी भी लिखित सामग्री को जब हम देखकर बोलते हैं या पढ़ते हैं, वही हमारा वाचन कहलाता है। लिखित सामग्री को या लिपिबद्ध शब्दों को गति के साथ पढ़ना, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना ही वाचन कहलाता है। वाचन संकुचित रूप से यदि देखा जाए तो यह कहा जाएगा कि लिखे हुए शब्दों का उच्चारण करना ही वाचन कहलाता है। अर्थात लिखेंगे कि लिखे हुए शब्दों का उच्चारण करना ही वाचन है। उच्चारण करना ही वाचन है। ठीक, लिखे हुए शब्दों का उच्चारण करना ही वाचन है, या कह सकते हैं कि लिपिबद्ध किए हुए शब्दों को गति के साथ पढ़ना या पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करना ही वाचन कहलाता है। वाचन 2 प्रकार का होता है। वाचन 2 प्रकार का होता है। जैसे पहला है सस्वर वाचन, सस्वर वाचन, और दूसरा होता है मौन वाचन, मौन वाचन। अब जानेंगे सस्वर वाचन क्या है और मौन वाचन क्या है। स्वर का मतलब होता है साथ साथ। स्वर का मतलब ध्वनि या स्वर। तो स्वर के साथ यदि कोई उच्चारण किया जाता है, कोई वाचन किया जाता है, तो वह हमारा कहलाता है सस्वर वाचन। स्वर के साथ या आवाज करते हुए किसी पठित सामग्री का वाचन करना या पढ़ना सस्वर वाचन कहलाता है। और मौन वाचन का मतलब होता है बिना बोले, मौन रहकर, अर्थात मन में ही पढ़ना। तो ऐसा वाचन जो बिना बोले हुए किया जाए, अर्थात मन में किया जाए, वह मौन वाचन कहलाता है। सस्वर वाचन भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है आदर्श वाचन और दूसरा होता है अनुकरण वाचन। सस्वर वाचन 2 प्रकार का हुआ। पहला हुआ आदर्श वाचन और दूसरा होता है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन। अब जानिए कि आदर्श वाचन क्या है और अनुकरण वाचन क्या होता है। तो आदर्श वाचन का तात्पर्य होता है कि जब अध्यापक कक्षा में प्रवेश करता है या कक्षा में रहता है, तो वह लिखी हुई सामग्री को जब जोर पढ़ता है या तीव्र स्वर से पढ़ता है, तो उसके द्वारा किया गया वाचन जो होता है वह आदर्श वाचन कहलाता है।
वाचन अनुकरण वाचन कहलाता है। मतलब आदर्श वाचन अध्यापक के द्वारा किया जाता है और अनुकरण वाचन छात्र के द्वारा, यस, बच्चों के द्वारा। अब मौन वाचन जो होता है, मौन वाचन भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है गंभीर वाचन, गंभीर वाचन, और दूसरा होता है द्रुत वाचन, और तीसरा होता है समवेत वाचन। वेद वाचन, वेद वाचन, सॉरी संवेद वाचन जो है ये आपका मौन वाचन में नहीं आएगा, ध्यान देंगे। गंभीर वाचन और द्रुत वाचन। गंभीर वाचन का तात्पर्य होता है जब लिखी हुई सामग्री को छात्र जो होता है बहुत ध्यान पूर्वक एक एक शब्दों को पढ़ता है और पढ़ते हुए उसका अर्थ ग्रहण करता है। और द्रुत वाचन का तात्पर्य होता है कि छात्र जो होता है वह सरसरी निगाह में पढ़ता चला जाता है, उसका अर्थ जानने की चेष्टा नहीं करता है। तो जब हम किसी लिखी हुई सामग्री को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं और पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करते हैं तो वह गंभीर वाचन कहलाता है। और एक सरसरी निगाह में पढ़ते हुए चले जाए, उसके अर्थ पर ध्यान न दे तो वह द्रुत वाचन कहलाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे वाचन, इसके बाद हम देखेंगे कि वाचन के अंतर्गत हमें किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ता है। तो वाचन करते समय ध्यान देने योग्य बातें, ध्यान देने योग्य बातें, अर्थात इसका तात्पर्य है कि हम किस प्रकार से वाचन करें या किस प्रकार से पढ़ें कि हमारा वाचन जो हो वह शुद्ध हो, उसमें अशुद्धियां ना होने पाए। अशुद्धियों को दूर करने के लिए ही कुछ बिंदुओं पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ता है। जैसे पहला होता है उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान से तात्पर्य है जब हम जिस वर्ण का जो उच्चारण स्थान हो उसी के अनुरूप यदि वाचन करते हैं तो वह शुद्ध होगा, अन्यथा वह अशुद्ध हो जाएगा। उच्चारण स्थान को ध्यान में रखते हुए ही वाचन करना चाहिए। दूसरा होता है अनुस्वार, अनुनासिक, हलंत आदि का उचित प्रयोग करते हुए, आदि का उचित प्रयोग करते हुए वाचन करना, वाचन करना। अर्थात जब छात्र या शिक्षक जो भी वाचन कर रहे हैं वह अनुस्वार, अनुनासिक, हलंत और विसर्ग को ध्यान में रखते हुए वाचन करेंगे तो वह शुद्ध होगा, अन्यथा वह अशुद्ध वाचन हो जाएगा, उसमें अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो अर्थ का अनर्थ न हो पाए इसके लिए हमें जो भी पाठ्य सामग्री है उसको ध्यान पूर्वक देख कर ही वाचन करना चाहिए। और तीसरा होता है अनुस्वार, अनुनासिक, हलंत के बाद तीसरा है अस्पष्टता। अस्पष्टता, अस्पष्टता का विशेष ध्यान देना चाहिए, चाहे लेखन हो या वाचन हो या पठन हो। जो भी कौशल है उनमें अस्पष्टता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान
स्थान होता है या बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। जब हमारा लेखन हो या वाचन हो वह स्पष्ट नहीं होगा तो वह प्रभावशाली नहीं हो पाएगा। प्रभावशाली वाचन के लिए हमें स्पष्टता का विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके बाद है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होता है बार बार दोहराना। अर्थात यदि पाठ्य सामग्री में कोई कठिन शब्द आ जाते हैं जो वाचन करने में असुविधा पैदा कर रहे हैं तो उनका पहले से ही बार बार पुनरावृत्ति कर लेना चाहिए। यदि हम उस शब्द को बार बार दोहराते हैं तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे वो हमसे पढ़ने में सरल साबित होगा या पढ़ने में हमें असुविधा नहीं होगी, वाचन करने में असुविधा नहीं हो पाएगा। उसके बाद है गतिशीलता। गतिशीलता से तात्पर्य है कि हमारे वाचन की गति जो हो ना अधिक तीव्र होनी चाहिए और ना अधिक धीमी या निम्न। जब एक मानक के अनुसार जो है वाचन करेंगे, ना अधिक तीव्र होगा ना अधिक धीमा होगा, तो ऐसा वाचन जो जब किया जाएगा तो वह प्रभावशाली होगा और उस समय वाचन करते समय हमसे कोई गलती नहीं होगी। यदि बहुत तीव्र वाचन करते हुए हम चले जाएंगे तो अक्सर क्या होता है, गलतियां हो जाती हैं। तो उन गलतियों को दूर करने के लिए हमें वाचन की गतिशीलता पे विशेष ध्यान देना चाहिए। उसके बाद है क्रमबद्धता। वाचन में क्रमबद्धता का भी बहुत महत्व है, क्योंकि यदि जो भी पाठ्य सामग्री है उसको हम क्रम से नहीं पढ़ते हैं या क्रम से नहीं वाचन करते हैं तो वह प्रभावशाली नहीं हो पाता या उसका जो है प्रभाव छात्रों के ऊपर नहीं हो पाता है या उसका स्वयं आनंद, वाचन करने में भी आनंद नहीं आता है। तो जो भी पाठ्य सामग्री हो वह क्रमबद्ध रूप से हो तो हमारा वाचन भी जो है वह क्रमबद्ध तरीके से ही होगा। इसके बाद वाचन के बाद हम देखेंगे अब लेखन। वाचन के बाद देखना है लेखन क्या है। तो लेखन उसी जो हमारी पाठ्य सामग्री है, जैसे उससे पढ़ना वाचन कहलाया, उसी को देखकर लिखना या कोई सामग्री चीज दी जाती है तो उसे हम लेखन कहते हैं। या स्पष्ट रूप से ये कहेंगे कि अपने भावों और विचारों को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए जब हम अपने विचारों को लिख देते हैं तो वह लेखन कहलाता है। जब व्यक्ति अपने मन के भाव या विचार को लिख कर व्यक्त करता है तो वह लेखन कहलाएगा। लिखेंगे, जब मन के भाव या विचार को लिख कर व्यक्त किया जाता है, लिखकर व्यक्त किया जाता है तो उसे लेखन कहते हैं। तो उसे लेखन कहते हैं। अर्थात लेखन, लिखने की कला जो होती है वही लेखन कहलाता है। पहले क्या होता था कि कोई भी बात जब लिखी नहीं जाती थी तो वह धीरे धीरे समाप्त हो जाती थी। तो मन के विचारों को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए ही लेखन का सहारा लिया गया, क्योंकि जो वक्ता जो होता है उसका काम होता
बोलना। तो मान लीजिए हम जो अभी बोल रहे हैं इसका असर कब तक रहेगा? जब तक हम बोल रहे हैं या इसके कुछ समय पश्चात ही या हमारे सिर्फ जीवन काल में। लेकिन हम अपने द्वारा कहे गए वाक्यों को या अपने विचारों को यदि लिख देते हैं, लिखकर व्यक्त कर देते हैं, तो वह हमारे जीवन के बाद भी दिखाई देता है। अर्थात किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए हमें क्या होता है, लिखित सामग्री या जो लिखित पाठ्यपुस्तक है उसी को जो है हम पढ़कर ही उनके बारे में जान पाते हैं। तो किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए हम जिस प्रकार पाठ्यपुस्तक का सहारा लेते हैं, वैसे ही अपने विचारों और भावों को अस्थायित्व देने के लिए भी लेखन का सहारा लेते हैं। व्यक्ति द्वारा बोले गए वाक्यों को लिखना ही लेखन है। अब हम देखेंगे लेखन का महत्व क्या है। लेखन का महत्व, जैसा हम पहले ही बता दिए हैं कि लेखन के द्वारा ही हम कोई भी व्यक्ति जो होता है अपने मन के विचार को अस्थायी रूप से गठित कर सकता है या एकत्रित कर सकता है। उसके बाद होता है साहित्य के भंडार में वृद्धि। पहला पॉइंट हमारा इसमें विचारों को अस्थायित्व प्रदान करना। विचार को अस्थायित्व प्रदान करना, हम अपने विचार को अस्थायी रूप से एकत्रित करने के लिए लेखन का ही सहारा लेते हैं। और दूसरा होता है साहित्य के भंडार में वृद्धि। साहित्य के भंडार में वृद्धि। यदि लेखन न होता तो जो साहित्य की नई नई बहुत सारी पुस्तकें हैं या प्रतिदिन जो है कोई न कोई लेखक अपनी पुस्तकों को लिखता रहता है, तो यदि लेखन कला न होता तो इन पुस्तकों का निर्माण नहीं हो पाता। साहित्य के भंडार में जो वृद्धि हो रही है, दिन प्रतिदिन नई नई पुस्तकों का समावेश हो रहा है, वह लेखन कला के माध्यम से ही संभव हो पाया है। और दूसरा है दैनिक जीवन के, अगला है दैनिक जीवन के विवरण का या दैनिक जीवन के विवरण रखने, दैनिक जीवन के का विवरण रखने। हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आप दूध ले रहे हैं या कोई सामग्री कभी उधार ले रहे हैं, तो यदि उसे हम कहीं लिख कर न रखें, मौखिक रूप से अपने ध्यान में रखें कि हाँ हमने इतना भी सामान लिया है या इतना सामान इनको दिया है, तो यदि उसे लिखित रूप में कहीं ना व्यक्त करें, मन में ही रखे रहें, मौखिक रूप से ध्यान में रखें, तो वह होता क्या है, धीरे धीरे वह चीज हमसे भूल जाती है और अक्सर गलतियां हो जाती हैं। तो दैनिक विवरण जो होता है, प्रतिदिन का विवरण जो होता है, चाहे दूध वाला हो, अखबार वाला हो या कोई भी सामान हम ले रहे हैं, तो उसका प्रतिदिन का विवरण रखने के लिए लेखन का ही सहारा लेना अति उत्तम होता है, या लेखन के द्वारा ही यह विवरण रखना संभव हो पाया है, जिस कारण अब त्रुटियां नहीं हो पाती है। उसके बाद होता है मानसिक एवं बौद्धिक विकास। मानसिक एवं बौद्धिक विकास।
यदि किसी छात्र का या किसी बच्चे का मानसिक विकास या बौद्धिक विकास करना हो तो उसमें लेखन का बहुत महत्व रहता है, क्योंकि यदि हम किसी चीज को किसी छात्र से लिखने के लिए या किसी विषय पर, किसी टॉपिक पर कोई टिप्पणी लिखने के लिए या क्या कहते हैं निबंध लिखने के लिए इस प्रकार की कोई भी चीज दे देते हैं कि हाँ जो है लिखना है, तो वह नए नए शब्दों को सोचता है, नए नए शब्दों का प्रयोग करता है अपने लेखन के अंतर्गत। तो यह संभव किसके माध्यम से हो पाया? सिर्फ लेखन के माध्यम से। लेखन के माध्यम से ही जब उसको किसी टॉपिक पर लिखने के लिए दिया जाता है तो वह जो है नए नए शब्दों को सोचता है और उसके बुद्धि में विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है और उसका मानसिक विकास होता है। और मानसिक एवं बौद्धिक विकास के बाद आता है देश विदेश के विज्ञान की जानकारी। देश विदेश के विज्ञान की जानकारी। हम यहाँ हैं और हमारे अलग अलग देशों में क्या हो रहा है, वहाँ क्या सुविधाएं हैं, क्या बन रहा है, क्या बिगड़ रहा है, किसी भी बात की जानकारी हमें जो होता है वह लेखन के द्वारा ही मिलती है। क्योंकि जब उस विज्ञान के बारे में कोई चीज लिखा नहीं गया होता तो हम नहीं जान पाते। आज जो है आधुनिक युग हो गया है, थोड़ा सा मोबाइल के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से हम प्रतिदिन देश विदेश की खबरें पा जाते हैं। लेकिन इसके पहले क्या था, सिर्फ जो है या समाचार पत्र के माध्यम से ही हम देश विदेश की खबरें पाते थे। तो समाचार पत्र जो है लेखन के द्वारा ही तो हो पाया है ना। अगर जो है समाचार पत्र में कोई चीज लिखा नहीं गया होता तो हम देश विदेश की खबरें कैसे पाते? यह अगर हो पाया है तो सिर्फ लेखन के कारण ही संभव हो पाया है। अब अगला है व्यावसायिक एवं औद्योगिक व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रगति का आधार। प्रगति का आधार। हम अपने व्यवसाय को या औद्योगिक जो भी कार्य हो रहा है उसकी प्रगति के लिए अक्सर जो है लेखन का ही सहारा लेते हैं। क्योंकि मान लीजिए हम जो व्यवसाय कर रहे हैं उसमें अक्सर होता क्या है, कभी कोई व्यक्ति आ रहा है, मान लीजिए कोई सामान आपसे लेके चला गया और मौखिक रूप से आप ध्यान में रखें कि हाँ यह व्यक्ति हमसे, मान लीजिए हम दुकान रखे हैं तो कोई आया, कुछ सामान लेके चला गया, उस समय उन्होंने पैसा नहीं दिया, तो हम किसी भी बात को हम ध्यान में कितने दिन रख पाएंगे? धीरे धीरे वह भूल जाएगी। इसलिए उसको क्या करते हैं, हम अपने रजिस्टर में, अपने कॉपी में कहीं न कहीं लिख देते हैं। यदि लिख दिए तो वह अस्थायी हो गया। अब वह जब तक जो है हमारे पास सुरक्षित है तब तक उसका हिसाब हमारे पास है। जब भी हम कॉपी को या रजिस्टर को उठा के देखेंगे तो तुरंत हम जो है जान जाएंगे हमारा कहाँ पे कितना हिसाब बकाया है। तो जो है हमारा व्यवसाय जो है उसकी प्रगति का आधार भी लेखन ही है। अब लेखन के महत्व के बाद हम लेखन के सोपान या लेखन का क्या क्या तरीका है, यह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।